जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 17 मई 2024 और 17 मई 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आप उसे नोटबुक पे नोट कीजिए। दोस्तों सुबह के 6 बज गए हैं और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हूं। अब हर घर करंट अफेयर्स पहुंचेगा हमारे और आपके प्रयासों के माध्यम से। लगातार 897 डेज से कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आप समझिए, मैं अभी रुका नहीं हूं ना थका नहीं हूं और जिंदगी भर आपको मैं इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी। दोस्तों आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट है, थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, थक कर बैठा हूं हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि कई बार ऐसा होगा कि आपके लाइफ में बहुत बुरा दौर आएगा, बहुत बुरा फेज आएगा, आप बार बार असफल होगे, लेकिन वही एक ऐसा पॉइंट होगा कि जब आपको वापस से उठना है। क्योंकि जब इंसान बार बार गिरता है ना और जब वो उठता है तो उसके साथ वो तजुर्बा जुड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा, आप कई एग्जाम अभी नहीं निकाल रहे होंगे, शायद 2-3 ऐसा होता है कई बार, किसी किसी का पहले टाइम में निकल जाता है। पहले टाइम में निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता इसका ये मतलब नहीं कि आप योग्य नहीं है, आप योग्य हैं, लेकिन उन भीड़ में जो 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है उनसे आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का आगाज करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, सुनील छेत्री ने किस खेल से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सुनील छेत्री हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? तो दोस्तों सुनील छेत्री, मैं इन्हें महान कहूंगा फुटबॉल के क्षेत्र में जो इन्होंने ख्याति भारत को दिलाई है। दुनिया भर के अनेक फुटबॉलर आप देखिए, फुटबॉल के क्षेत्र में आप देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, ये उस दर्जे के खिलाड़ी हैं। क्योंकि इनका जन्म भारत में हुआ, ये थोड़ा दुर्भाग्यवश है क्योंकि भारत में फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है। आप आईपीएल को पॉपुलर बना देते हो, लेकिन फुटबॉल जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है उससे आप पॉपुलर नहीं मानते। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर सबसे पहले यहां पर जो फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री को आप देख पा रहे हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे ये सुनील छेत्री। इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। He has announced his retirement from international football। तो दोस्तों ये जो आखिरी मैच खेलेंगे, ये 6 जून को आखिरी मैच खेलने वाले हैं, कुवैत के खिलाफ खेलेंगे और इनका ये लास्ट मैच होगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, तो इन्होंने 150 मैच में 94 गोल्स किए हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसका नाम आप सभी जानते हैं, लियोनेल मेसी इनका नाम भी आप सभी जानते हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान थे जब 2022 में कतर विश्व कप, कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटीना ने जीता था। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने का जो रिकॉर्ड है, तीसरे नंबर पे आते हैं छेत्री जी, पहले नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी हैं। थोड़ा सुनील छेत्री के बायोग्राफी को जान लेते हैं कि ये कहां से बिलोंग करते हैं। तो इनका जन्म 1984 में हुआ सिकंदराबाद में, और इनकी जो माँ है सुशीला, ये नेपाल की नेशनल फुटबॉल टीम की ये यहाँ पर वहां पर खेल चुकी हैं। शी हैज प्लेड फॉर नेपाल नेशनल फुटबॉल टीम। दोस्तों छेत्री की हम बात करें, 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्हें अवार्ड दे रहे हैं। 2019 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था। 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। इस बार अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें कितनी 15 लाख रुपए कैश प्राइज मिलती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिन्होंने 128 गोल किए हैं 206 मैच में, और ये रिटायर हो चुके हैं, एक्टिव नहीं है, ईरान के हैं ये। 108 गोल किए हैं 148 मैच में। वहीं पे लियोनेल मेसी की हम बात करें तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, 106 गोल किए हैं 180 मैच में। सुनील छेत्री ने यहाँ पर भारत के हैं, 94 गोल किए हैं 150 मैच में। तो दोस्तों ये एक्टिव में 3rd नंबर पे आते हैं और ओवरऑल 4th प्लेस पर आते हैं, लेकिन हम एक्टिव मानेंगे क्योंकि अभी ये खेल रहे हैं। 6 जून को आखिरी मैच इनका होने वाला है। अब प्यारे साथियों, परीक्षा संजीवनी में फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी इंडियन सुपर लीग हुआ 2023-24 जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। मुंबई सिटी ने जीता, मोहन बगान को हरा करके जीता है।
संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से रिलेटेड है, सर्विसेज ने जीता है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्विसेज ने किसको हरा करके जीता है। कलिंगा या फिर आप इंडियन सुपर कप कहिए 2024, इसका खिताब ईस्ट बंगाल ने जीता है। वहीं पे एएफसी एशिया कप 2024 का खिताब कतर ने जीता है। किसने जीता है? कतर ने जीता है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को यहां पर जो देश है भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इन्होंने जीता है। सैफ अंडर 19 चैंपियन 2023 का खिताब भारत ने यहां पर जीता है। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है और आपने बहुत सारी डिटेल्स को जाना। बहुत अच्छे से सुनिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे आप नोट कीजिएगा जब हमारी क्लास एंड हो जाती है। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस? तो दुनिया का पहला 6G जो डिवाइस है यहां पे जापान ने पेश किया है। किसने पेश किया है? जापान ने यहां पर पेश किया है। ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, जापान हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस, यानी अब आपको और ज्यादा स्पीड मिलेगी। दोस्तों 5G से लगभग 20 टाइम्स आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी और 100 गीगाबिट प्रति सेकेंड 100 Gbps की गति से डेटा ट्रांसफर होगा, यहां पे ट्रांसमिट हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में अगर हम बात करें जो 5G है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 10 GB पर सेकेंड, यानी पलक झपकते ही आप अगर हाई डेफिनेशन का 4K मूवी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में आपकी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप मूवी डाउनलोड की जगह डॉक्यूमेंट्रीज देखें जो फेमस पर्सनालिटी है, क्योंकि मूवी आपको कभी कभी देखना चाहिए लेकिन आपको जो इंस्पायर करता है, जो मोटिवेट करता है, उनके बारे में आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएंगे। देखिए यहां पर अमेरिका की हम थोड़ा बात कर लेते तो अमेरिका में टी मोबाइल यूजर्स हैं, वहां पे जो औसत स्पीड काफी कम है। अगर हम कंपेयर करें जापान से और भी देशों से तो 200 मेगाबिट प्रति सेकंड 200 मेगाबाइट पर सेकंड टी मोबाइल यूजर की स्पीड है। अब आइए जानते हैं कि आखिर 2G 3G 4G 5G 6G ये कैसे कैसे आया। देखिए 2G की शुरुआत हुई 1991 से, मतलब सेकेंड जनरेशन। जनरेशन जी का मतलब होता है जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पे एडवांसमेंट आया और हम यहाँ पे 1 2 3 ऐड करते गए, 4 5 ऐड करते गए। तो 1991 में जब इस शुरू किया गया था तब इसमें केवल फीचर था, आप कॉल कर सकते थे, आप SMS कर सकते थे, इंटरनेट का यूज कर सकते थे। 2001 में वायरलेस वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो पिक्चर ये आप यूज कर सकते थे। 2010 में हाई स्पीड इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D टेलीविजन का आप यूज कर सकते थे। लगातार बढ़ता रहा। अब 2030 में जो प्रस्तावित किया जा रहा है उसमें AI का इस्तेमाल किया जाएगा, सुपर फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगा आपको और मशीन लर्निंग का यहां पर फीचर आपको मिलेगा 6G में। प्यारे साथियों बात यहां पर हमने कंप्यूटर की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, तो कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट बताता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। इंटरनेट के जो जनक हैं, जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया, जिसकी वजह से हम और आप आज इस क्लास को देख पा रहे हैं, हम और आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें विंड सर्फ का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग 1969 में हुआ है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी एक ऐसा जाल जो आपस में जुड़ा हुआ है और हम एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों भारत में इंटरनेट कब यहां पर आया है? 1995 में अवेलेबल हुआ है। WWW का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने किया है और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। दोस्तों आपने 2 क्वेश्चन के बारे में स्टैटिक जीके जाना, करंट अफेयर्स जाना, बहुत कुछ आपने समझा। अब आइए बढ़ते तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा जाएगा। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन फेडरेशन कप? तो फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। और यहां पर आप हमारे जो सबसे प्यारे नीरज चोपड़ा जी को देख पा रहे हैं, हर एक इवेंट में, हर एक टूर्नामेंट में गोल्ड सिल्वर जीतते ही रहते हैं। तो 82.27 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जो 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, ये कहां पर आयोजित हुई थी? 12 से 15 मई के बीच में हुआ। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में ये ऑर्गेनाइज की गई थी, तब इन्होंने यहां पर अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि सिल्वर मेडल किसे मिला है, तो डीपी मनु को यहां पे सिल्वर मेडल मिला है और ब्रॉन्ज मेडल उत्तम पाटिल को मिला है। नीरज चोपड़ा जी के आइए चलते हैं अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2021 में इसी कंपटीशन में इन्होंने 87.80 मीटर का यहां पर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। अभी रिसेंट में ही दोहा डायमंड लीग हुआ और दोहा डायमंड लीग में भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल यहां पे नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में जीता है। देखिए नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में यहां पर हम चर्चा करते हैं। तो 16 में स्वर्ण पदक जीता था जूनियर विश्व चैंपियनशिप में और दक्षिण एशियाई खेल में। आपको विशेष रूप से 2020 का टोक्यो ओलंपिक याद रखना है, जिसमें भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। 2022 में डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता था। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था पिछले साल और इसमें ये विनर्स बने थे, इसमें विनर बने थे। दोस्तों अगस्त 7 की बात है, 7 अगस्त को 2020 को इन्होंने भाला फेंक करके भारत को एक नया कीर्तिमान दिया था और भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था भारत को। तो इसीलिए नेशनल जेवलिन डे, विश्व भाला फेंक दिवस, सॉरी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सा डे यहाँ पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न रहा, हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हैज बीन लॉन्च्ड विद हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो दोस्तों हम इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके थे कि रिलायंस और आईआईटी की बहुत सारी संस्थान है, वो मिल करके यहाँ पर हनुमान एआई चैटबॉट को बना रही है। अब यहाँ पर हमने 98 लैंग्वेजेस के साथ हनुमान एआई चैटबॉट को यहाँ पे लॉन्च किया है और यहाँ पर 7 आईआईटी है, रिलायंस है और एसएमएल इंडिया है, अबू धाबी की 3 एआई होल्डिंग कंपनी है। इतने सारों ने मिलकर के यहाँ पर एक लैंग्वेज, एडवांस लैंग्वेज जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे यहाँ पर तैयार किया है जो 98 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा। ये ऐसा एआई चैटबॉट है। दोस्तों ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है यानी स्वदेशी है। इसका बात करें तो भारत की कितनी भाषाओं में इस्तेमाल किया जाएगा, तो भारत की 12 भारतीय भाषाओं में इसका यूज किया जा सकता है। और एआई चैटबॉट जो है यहां पर वेब वर्जन में भी, एप्लीकेशन दोनों वर्जन में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब दोस्तों बात यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई है तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर आइए जानते हैं पूरा डिटेल से। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हाल ही में यहां पर जो कौन सी कंपनी है जिसने यहां पर प्रमाणन प्रदान किया है, तो इन्फोसिस को यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्स के लिए ISO 42002023 यहां पे सर्टिफिकेट मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की पहली एआई जो सीईओ है वो कौन है, इसका नाम है मीका। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली एआई टीचर कौन है, वो है आयरिस, जो कि केरल में यहां पर अपनी टीचिंग दे रही हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा यहां पर आप देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके न्यूज एंकर सना ने यहां पर रिपोर्टिंग की और ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 यहां पे जीता है। दोस्तों अमेरिका की कॉग्निशन कंपनी है जिन्होंने डेविन एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये बहुत ही कम समय में एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। दोस्तों एआई गेमिंग एजेंट यहाँ पे सीमा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गूगल डीप माइंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट जो है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और यहां पर आप डेली करंट अफेयर्स में जाना, तो आज की पीडीएफ आपको 1 से 2 घंटे में प्राप्त हो जाएगी। आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, डेली आपका टेस्ट होगा, आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। आपकी रैंक मैं कल आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप ई बुक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं। हमने 6 महीने की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। आप यहां पर देखें, हमने 6 मंथ्स की ई बुक को यहां पे लॉन्च कर दिया है, नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024। आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे और हमने यहाँ पे 6 महीने की ई बुक लॉन्च कर दी है टॉप 500 एमसीक्यू के साथ, जिसमें डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और आप सभी को बहुत पसंद आ रही है ये ऐसी ई बुक। हमने आपके फीडबैक को देखा है। ठीक है,
दोस्तों इसके अलावा आपको पता होगा कि बायोलॉजी की ई बुक यहाँ पे लॉन्च हुई है, ये सब आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप जाकर के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किस लेखक को हाल ही में सम्मानित किया गया है? विच राइटर हैज बीन अवॉर्डेड दी साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड? अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनोन्ड लेखक हैं, बहुत ही एमिनेंट इंग्लिश राइटर है रस्किन बॉन्ड। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद द साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ऐसे लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो यहाँ पर काफी लंबा इनका करियर रहा है राइटिंग्स में, ये सारी मैंने आपको बताई हैं। अब दोस्तों इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जब इतनी सारी बुक लिखी हैं तो यहाँ पे अवार्ड्स भी तो मिलेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में मिला था, बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में मिला, पद्मश्री 1999 में, और पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2019 में। रस्किन बॉन्ड को तो आप देख चुके हैं, ये इंडियन राइटर हैं। इनका जो यहाँ पर जन्म हुआ था 1934 को कसौली पंजाब स्टेट एजेंसी ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इनका जो पहला उपन्यास था इसका नाम था द रूम ऑन द रूफ। क्या नाम है? द रूम ऑन द रूफ। हम चर्चा कर लेते हैं कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है क्या। तो यह एक प्रकार का लिटरेचर सम्मान है, ठीक है, और साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो जो लेखक जिंदा हैं, जो अपना पूरा जीवन यहाँ पर दे चुके हैं लिटरेचर के फील्ड में, उन्होंने बहुत अहम कंट्रीब्यूशन निभाया, उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया जाता है। और पहले लेखक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति, ये पहले लेखक थे जिन्हें फेलोशिप मिला था, ठीक है, क्लियर है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है, 12 मार्च को हुई है, और रविंद्र भवन में दिल्ली में इनका कार्यालय है, इनका ऑफिस है। अभी यहां पर देखिए माधव कौशिक को आप यहां पर देख पा रहे हैं, वर्तमान में इसके चेयरमैन है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी बहुत वैसे 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 22 भाषा जो हमारी शेड्यूल 8 में है, राजस्थान इंग्लिश को भी शामिल किया जाता है। तो संजीव को यहाँ पर दिया गया था हिंदी क्षेत्र के लिए, मुझे पहचानो इन्होंने यहाँ पर इसके लिए दिया गया। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के लिए, रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए इनको मिला है। दोस्तों यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया है। अब नॉलेज फैक्ट्री में जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभ देव जी। कौन है? ऋषभ देव जी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म के अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक संस्थापक जिन्होंने एक ऊंचाई दी जैन धर्म को, तो महावीर स्वामी हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 2 भाग हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। तो यहां पर श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करने वाले हम श्वेतांबर कहते हैं, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हम उन्हें दिगंबर कहते हैं। जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्राकृत भाषा का इस्तेमाल होता है। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने एक्सेप्ट किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये आपको ये भी याद रखना है। देखिए जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये आपको याद रखना, राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। देखिए जैन धर्म उन धर्मों में आता है दोस्तों जिसको पालन करना अपने आप में बहुत कठिन है। अभी आपने यहाँ पर जो देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें जो जैन होते हैं वो जो जैन की मतलब दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो जैन बनते हैं, तो वो अपने हाथों से बालों को नोचते हैं, और अगर उनकी दाढ़ी आ जाती है तो बालों से उसे निकालते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही तप की बात है, बहुत कठिन तपस्या से यहाँ पर वो उस चीज को अचीव करते हैं। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस महान व्यक्ति की अभी हाल ही में निधन हुआ है जो जैन धर्म से संबंधित है। उन्होंने संलेहना की थी, यानी मरने से पहले बहुत समय तक उपवास रखा, बिना अन्न बिना जल के वो रहे हैं,
और उनका बाद में वहां पर उनका निधन हो गया। तो आप मुझे उनका नाम बताइए कौन है। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? Which country has been on the top in the global internet shutdown in 2023? तो दोस्तों वैश्विक इंटरनेट शटडाउन आपको पता है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, पूरा भारत का हर व्यक्ति यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा शटडाउन हुए। शटडाउन का मतलब होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसे हम शटडाउन कहते हैं। तो भारत इसमें सबसे ऊपर रहा है। 2023 में 116 इंटरनेट शटडाउन यहां पर दर्ज किए गए जब इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित हो गई, और भारत लगातार इस पे 6 सालों से यहां पर सबसे ऊपर रहा है। और ये एक्सेस नाउ के अनुसार ये रिपोर्ट हमें पता चलती है। देखिए सबसे ज्यादा जो शटडाउन देखने को मिला है वो मणिपुर राज्य में देखने को मिला। आप सभी को पता मणिपुर की सीन क्या थी, वहां पे कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में हिंसा हो गई थी, और वहां पर हिंसा फैले ना तो लंबे समय तक इंटरनेट वहां पर नहीं मिला। हालांकि इसका बहुत नुकसान भी होता है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं इंटरनेट से, जो ट्रांजैक्शन करते हैं। आज छोटा सा छोटा ट्रांजैक्शन, अगर आप छोटी सी चीज लेने जाते हो, आप सोचते हो कि चलो मैं यहाँ पर जाऊं, और आप अगर पोहा भी खाना चाहते हो, 5 रुपए का पेमेंट करना चाहते हो, 2 रुपए की टॉफी भी खाना चाहते हो, तो आप बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते। और सब कुछ आजकल डिजिटाइज है, तो इसका नुकसान भी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट का फायदा है बहुत ज्यादा है, नुकसान भी है, लेकिन आप किस तरीके से यूज करते हो ये आप पे निर्भर करता है। देखिए मणिपुर में 212 दिनों तक शटडाउन रहा है, जिसमें 32 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 13 ऐसे स्टेट थे, यूनियन टेरिटरीज थे, जहां पर कम्युनल हिंसा ना बढ़ जाए, यहाँ सांप्रदायिक हिंसा ना बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा ना हो जाए। तो 65 टाइम्स यहाँ पर इंटरनेट को बंद किया गया। और भारत का जो सबसे लंबा शटडाउन था वो 5 दिन या फिर अधिक था, जो कि 15% से बढ़ के 41% से अधिक हो गया। दोस्तों यहाँ पे भारत की रिपोर्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भारत का स्थान, अलग अलग जो रैंकिंग है रिपोर्ट्स की पढ़ेंगे। मूडीज के अनुसार भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो हमारा विकास दर है वो 6.6% रहेगा, आपको याद रखना है। अभी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, IIM अहमदाबाद सबसे टॉप पर है भारत में, पूरी दुनिया में इसको 410वां स्थान मिला है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में जो सबसे ऊपर टॉप प्लेस पर है वो कौन है, तो ये है वर्ल्ड जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लगातार 13 सालों से सबसे टॉप पर है। अभी हेनलेन पार्टनर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सबसे अमीर शहरों की सूची में मुंबई को 24th प्लेस मिला है और दिल्ली यहाँ पे 37वें स्थान पर है। आइए बढ़ते दोस्तों 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन मर्यादा टू कंडक्ट केदारनाथ यात्रा? तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा भी चल रही है। अभी दुखद खबर भी आई कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है इस केदारनाथ यात्रा के दौरान। तो अगर आप में से कोई परिचय का लोग जाता है तो वही जाए जो थोड़ा अपने आप को फिजिकली फिट है। भगवान की पूजा ऐसा नहीं है कि मंदिरों से ही होती है, आपके मन में भी मंदिर है, अगर आप उसे शुद्ध कर लेंगे तो भगवान आपको वहां भी मिल जाएगा। तो मैं पढ़ रहा था न्यूज, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, तो कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है जब वो केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। केदारनाथ यात्रा में ये मर्यादा क्यों किया गया है? आजकल देखो आप सभी जाते हैं, मतलब केदारनाथ यात्रा भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, नशीलो दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मर्यादा बनी रहे इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया है। जो वहां के बहुत उपद्रवी लोग हैं उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। तो दोस्तों जो वहां पे तीर्थ यात्री हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, और उनकी पवित्रता का सम्मान करने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। और अगर कोई भी ऐसा उल्लंघन करता है तो उनको जेल में डाला जाएगा और साथ ही साथ उनके ऊपर चालान भी काटा जाएगा। दोस्तों परीक्षा संजीवनी में डिस्कस करते बहुत सारे ऑपरेशन जो आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन अमृत किसने स्टार्ट किया है? तो केरल में स्टार्ट हुआ है। यहां पर एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अजय यहाँ पर इजराइल में
लॉन्च किया गया था इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था सूडान में, वहां पे जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए। आइए बढ़ते दोस्तों 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। फोन पे ने किस देश में हाल ही में यूपीआई लॉन्च कर दिया है? फोन पे हैज लॉन्च्ड यूपीआई इन विच कंट्री? तो दोस्तों फोन पे ने यहां पर श्रीलंका, भारत का जो पेमेंट सिस्टम इतना आसान है, सच में बहुत आसान है, आप पलक झपकते किसी को भी पैसा भेज सकते हो। वरना एक समय था जब हम किसी को पैसा भेजने के लिए बोलते थे भाई तू पैसा रख ले, थोड़ा सा मेरा पैसा पहुंचा दे, लेकिन आज वो समय हट गया है। आज व्यक्ति खुद इंडिपेंडेंट है, तो ये डिजिटाइजेशन की वजह से है। यहां पर मैं जरूर जो वर्तमान सरकार उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि कुछ बुरा भी किया है यहां पर बेरोजगारों के साथ, जो हमारे युवा हैं उनके साथ गलत किया, लेकिन डिजिटाइजेशन में भी काम अच्छा किया। तो फोन पे ने यहां पर किस देश में यूपीआई लॉन्च किया? श्रीलंका में यहां पर लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। आप सभी को पता फोन पे एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है और यहां पर श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है। फोन पे ने श्रीलंका कंपनी की जो लंका पे है उसके साथ यहां पे डील साइन किया है। श्रीलंका में कौन सा पे है? लंका पे है, नाम में ही थोड़ा सा खतरनाक लगता है। तो जो यूजर्स है श्रीलंका में फोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और श्रीलंका में जो टूरिस्ट होंगे लंका पे का क्यूआर कोड स्कैन करके फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह यहाँ पे लंका पे आपको देखने को मिलेगा, फोन पे से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों फोन पे कब लॉन्च हुआ है? अगस्त 2016 में फोन पे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 52 करोड़ से ज्यादा अभी प्रेजेंट में यूजर्स हैं फोन पे में। ठीक है, और फोन पर लगभग 3.8 करोड़ मर्चेंट कस्टमर्स हैं जो इसमें बिजनेस कर रहे हैं। सबीर निगम यहाँ पे संस्थापक है। दोस्तों श्रीलंका के कैडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। श्रीलंका ने यह तय किया कि भारत को फ्री में पर्यटक वीजा प्रदान करेगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हाल ही में श्रीलंका में हुआ है 1 से 3 मार्च के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास है जिसे हम बोलते हैं मित्र शक्ति अभ्यास 2023, इसका आयोजन हुआ है। आइए बढ़ते दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ, जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? कमला बेनीवाल वॉज द फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो राजस्थान की पहली, आपको याद रखना है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी और डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 ईयर्स की एज में निधन हुआ। आप मेरे पीछे कमला बेनीवाल को देख पा रहे हैं, ये राजस्थान की पहली वीमेन मिनिस्टर थी। डॉक्टर कमला बेनीवाल और भी जगहों पर सेवाएं दे चुकी हैं, एज अ गवर्नर त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात। 11 साल की उम्र में कमला ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त मिलता है, स्टार्ट हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्रपत्र सम्मान से नवाजा था। दोस्तों यहाँ पे प्रथम महिला की बात आई, तो जो भी प्रथम घटनाएं है एक बार उसे पूरा रिवाइज करा देता हूं। तो राजस्थान की पहली महिला गवर्नर प्रतिभा पाटिल है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल जी हैं। राजस्थान की पहली महिला चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। ठीक है, इतने प्यार से बोलती थी, शांत रहिए शांत रहिए, जो बहुत गुस्सा भी करे तो आराम से शांत हो जाए, इतने प्यार से बोलती थी। आपने कभी देखा होगा इनको जब ये स्पीकर थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला जी हैं। भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचिता कृपलानी जी हैं, यूपी स्टेट से। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। महिला राष्ट्रपति के बारे में हमने चर्चा कर लिया। पहली महिला कैबिनेट मंत्री अमृता कौर हैं, और सीआईएसएफ की जो पहली महिला महानिदेशक है वो नीना सिंह है। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक का पदभार मौसुमी चक्रवर्ती ने पदभार यहां पर ग्रहण किया है। तो आप मेरे पीछे मौसुमी चक्रवर्ती को देख पा रहे हैं, तो भारतीय सूचना सेवा की सीनियर ऑफिसर हैं और आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशक। यहां पर मौसुमी चक्रवर्ती जो है आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है। अब बात करते हैं तो भारत में जो रेडियो प्रसारण है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1927 में,
और इसमें बाद में इसका नाम चेंज हुआ, ऑल इंडिया रेडियो किया गया 1937 में। 1957 में इसका नाम चेंज हुआ और आकाशवाणी कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, एक बार उसे भी रिवाइज करा देता हूं। तो बिहार के हाल ही में चीफ सेक्रेटरी बने ब्रजेश मेहरोत्रा। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझरिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना जी। दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहां पर फिनिश होते हैं। अब यहां पर अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स का ट्रिपल आर आप सभी के सामने, जहां पर हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराते ताकि आगे बढ़ते बढ़ते पिछले कदम भी आपको याद रहे। किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई? तो दोस्तों अभी यहां पर भूकंप आया था ताइवान में, हाल ही में आया था, जिसकी वजह से बहुत तबाही मची। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया? तो साउथ कोरिया में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलिए। लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया? तो यहां पर अपॉइंट किया गया आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को। पेप्सिको इंडिया के द्वारा एमपी में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? उज्जैन में यहां पर स्थापित हुआ है। सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो एसजेवीएन लिमिटेड को यहां पे प्रदान किया गया। भारत सरकार देश में यूरिया की इंपोर्ट को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? तो 2025 तक यूरिया के इंपोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा। अडानी समूह के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत कहां की जाएगी? तो मुंद्रा गुजरात में इसकी शुरुआत की जाएगी। उत्कल दिवस या फिर आप इसे ओडिशा दिवस कहिए, कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी जयश्री दास वर्मा। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप किस भारत और किस देश के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। प्यारे साथियों 16 मई के करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो 14 लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? तो पहली महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया। इस अस्पताल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भीष्म। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत हो गई राफा शहर में। राफा शहर कहां पर है? तो गाजा में है राफा शहर। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो 16 मई को सिक्किम जो है अपना राज्य दिवस मनाता है। भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को यहां पर $1 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? तो केन्या को सहायता राशि प्रदान की गई। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों यहां पर महिंद्रा के साथ समझौता किया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से शबाना आजमी को सम्मानित किया गया, जो कि इंडियन एक्ट्रेस है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका संबंध कनाडा से है। किससे है? कनाडा से है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो हमेशा करते हैं। आइए देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का सबसे पहला सैटेलाइट। तो दोस्तों रशिया ने हमारी मदद की थी, आर्यभट्ट को हमने भेजा था सबसे पहला सैटेलाइट। ठीक है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, 1975 को। अभूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका ऑर्बिटिंग टाइम कितना होता है? 24 घंटे होता है। धरती के सापेक्ष 36,000 किलोमीटर पे चलता है। कितने? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती के जैसे घूमता रहता है। दोस्तों 17 मई के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मैं आपका टेस्ट लूंगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, जिमैक्स, सिनियोमेट्री, ये सब भारत और जापान के बीच में होता है। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ड इंग्लिश भाषा के लेखक है। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और फिर 1955 से ये पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट किए गए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में चलाया गया? तो केरल राज्य में चलाया गया, एंटीबायोटिक्स जो यूज होता है उसको बंद करने के लिए। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, यहां पर आपको याद रखना है, यह है प्रतिभा पाटिल, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना कब हुई? तो AIR ऑल इंडिया रेडियो नाम चेंज हुआ था और 1937 में इसका नाम चेंज हुआ। राष्ट्रीय सूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो राष्ट्रीय सूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना जी। आपके लिए प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आप सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ हम कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे, और आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। डेली हम इसी ऊर्जा के साथ क्लास को कंप्लीट करेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।